कहानी है मन का मैल भाग दो। उदर्श के सामने मेरा झुका हुआ सिर मेरी मौन स्वीकृति का सूचक बन गया था, और समाज के रीति रिवाजों और दकियानुसी परंपराओं से लड़ते हुए उदर्श ने मेरी मांग में तारे सजा दिए। उदर्श ने मेरी और रुचिता की जिंदगी में बहार ला दी थी। रुचिता के साथ कभी अनजाने कोई अन्याय न हो जाए, इस विश्वास को अंजाम देने के लिए उसने कभी एक और बच्चे की इच्छा नहीं की। लेकिन मेरी खुशियों को रोशन रखने के लिए अपनी आकांक्षाओं से दीप जलाने वाला उदर्श अचानक बदलने लगा था। उसके जीवन से मेरा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब रुचिता ही उसकी सब कुछ थी। यौवन की दहलीज पर खड़ी रुचिता को अच्छे बुरे की शिक्षा देते देते मैं हार गई थी। पर वह पिता के साथ करने वाली अपनी शरारतों में जरा सी भी कमी नहीं करती थी। एक पुरुष और एक स्त्री के रिश्ते में थोड़ी सी दूरी कितनी जरूरी है, इस बात को रुचिता और उदर्श ने नजरअंदाज कर दिया था। उन दोनों के बीच का यह गहन रिश्ता मेरी नजरों में तब संदेहास्पद हो उठा था, जब उदर्श ने पुरानी फैक्ट्री का काम छोड़कर एक नई फैक्ट्री में नौकरी कर ली। इस नई फैक्ट्री में हमेशा उसकी शिफ्ट ड्यूटी रहती थी, और जब रात की ड्यूटी रहती तब रुचिता और उदर्श दोपहर को घर पर अकेले ही रहते थे, क्योंकि रुचिता के कॉलेज का समय दोपहर के 1 बजे तक का ही था। इस एकांत ने उनके स्नेह में जरा सा परिवर्तन कर दिया था। अब वे एक दूसरे के परम मित्र बन बैठे थे। सुबह शाम उदर्श रुचिता के आगे पीछे लगा रहता था। कभी उसके गोरे गालों पर चिकोटी काट लेता, तो कभी उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने अंक में भर लेता। जब भी उदर्श ऐसा करता, मेरे दिल पर जोर की चोट लगती। पहली बार मेरा माथा तब ठनका जब एक दोपहर सिरदर्द के कारण मैं जल्दी घर लौट आई थी, और रुचिता को उस रोज अपने शयन कक्ष में सोया पाया। उसके बाद मेरे सिर में दर्द हुआ या नहीं, मुझे याद ही नहीं, क्योंकि जब कहीं गहरी चोट लगती है, तब पहले वाली चोट की पीड़ा अपेक्षाकृत कम हो जाती है, और यही मेरे साथ भी हुआ। तब से मन में यही संशय भरा हुआ था कि कहीं सौतेले पिता और पुत्री के बीच कुछ अनैतिक तो नहीं। तब से मैंने उन दोनों के व्यवहार पर अपनी तेज तर्रार नजरों से जासूसी शुरू कर दी, और यही पाया कि वे एकांत प्रिय हो चले हैं। कुल 3 सदस्यों वाले छोटे से परिवार में भी उन्हें दखल अंदाजी की बू आती थी। इसीलिए वे कभी छत पर तो कभी बगीचे के किसी कोने में दुबक जाते थे। कभी उनके बीच एक रहस्यमय खामोशी, तो कभी लोक लाज के सारे बंधनों को भूलकर वे एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हो प्रेमालाप करते। उनके बीच में उपेक्षित थी। यह विचार मेरी आंखों को गीला किए जा रहा था। जी तो यही चाह रहा था कि खूब रोऊं, पर कार्यालय में मेरा रोना अशोभनीय कहलाता। इसीलिए अपनी भावनाओं को संयत करने का प्रयास किया। जब से मेरे मन में उदर्श और रुचिता को लेकर संशय जागा, तब से मैं लगातार यह प्रयास कर रही थी कि रुचिता के लिए जल्दी ही योग्य लड़का तलाश लूं। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से मैंने इस संबंध में बात की थी, और सभी से यह आग्रह भी किया था कि रुचिता के लिए लड़का तलाशने में वे मेरी सहायता करें। घड़ी पर ध्यान गया तो शाम के 5 बज गए थे। घर जाने का समय हो गया था, पर घर शब्द से मुझे चिढ़ सी होने लगी थी। घर तो वह जगह होती है जहां हर कोने में स्नेह, विश्वास और त्याग की भावना भरी हुई हो। वह घर जहां पल पल एक गोपनीयता का एहसास भरा हो। वहां जाने की इच्छा भला किसे होगी, पर जाना तो होगा ही। सोचते हुए मैं उठ खड़ी हुई। घर पहुंचने से पहले मैंने निर्णय लिया कि रुचिता को अब घर पर नहीं रहने दूंगी, और जब तक उसके लिए योग्य लड़का नहीं मिल जाता, तब तक के लिए उसका दाखिला किसी लड़कियों के छात्रावास में करा दूंगी। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन मैं इस बात को लेकर भी चिंतित थी कि उदर्श को वजह क्या बताऊंगी। रुचिता को घर से दूर करने की बात पर वह जरूर नाराज हो जाएगा। हो सकता है मुझसे लड़ भी पड़े। घर पहुंची तो बरामदे में ही कुर्ता पाजामा पहने और शाल लपेटे बड़ी बेसब्री से चहलकदमी करता उदर्श नजर आया। उसको देखते ही मन में कड़वाहट सी भर गई। किसका इंतजार कर रहा है, यह जानने की उत्सुकता थोड़ी बहुत तो थी, पर पूछने की इच्छा ही नहीं हुई। मैं तेजी से शयन कक्ष में पहुंचकर निढाल सी बिस्तर पर गिर पड़ी, और पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। माधवी उठो न, सो क्यों रही हो? मुझे झकझोरते हुए उदर्श ने उठा दिया। थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, बड़ी थकान हो रही है।
मैंने बेरुखी से अपनी बात कह दी और यह जतला दिया कि उसकी बात मैं मानना नहीं चाहती। माधवी, इस बार जरा सख्ती से उसने मुझे खींच कर उठा दिया। मैं अचकचाई सी उठ बैठी और उदर्श के इस अजीबोगरीब व्यवहार के कारण विस्मित सी उसे ताकती रह गई। अभी तुम सो नहीं सकती, जल्दी से मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, नीचे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन मेहमान? हमारी रुचिता का भावी पति अपने माता पिता के साथ आया हुआ है। क्या? मैं आंखें फाड़े उदर्श को देखती रह गई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। मैं और रुचिता मिलकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए तुम्हें पहले से नहीं बताया। इस लड़के को रुचिता ने स्वयं पसंद किया है। पिछले महीने जब उसने मुझे यह बात बताई, तब मैंने निर्णय लिया कि अकेले ही पहले उस लड़के को परखूंगा, और यदि वह हमारी बेटी के योग्य सिद्ध हुआ तो फिर तुम्हें बताऊंगा। मैं पिछले 15 दिनों से इसी काम में लगा हुआ था। लड़का डॉक्टर है, कई लोगों से मिलकर मैंने पता लगाया, और जब आश्वस्त हो गया तो आज उसे घर पर बुला लिया, ताकि तुम उससे मिलकर बाकी की कार्यवाही करो। मैं हैरानगी से उदर्श को देखती रह गई। आज हम दोनों का इरादा तुमको सरप्राइज देने का था, पर तुम इतनी थकी थकी सी लगी कि पल भर के लिए तो हम भी परेशान हो गए। लड़के वाले शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। एक बार बेटी का बोझ सिर से उतर जाए, फिर मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही तो रह जाओगी। अभी शायद मेरा प्यार बढ़ गया है, इसलिए तुम्हारी तकलीफ को देखकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था, पर कुछ दिनों बाद मेरी जिंदगी में तुम अकेली रह जाओगी, तब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। अच्छा, अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मेरे गालों को थपथपाता हुआ उदर्श बोला और बाहर निकल गया। रुचिता के प्रति उदर्श के निश्चल स्नेह को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैं सोचने लगी कि कितने गंदे हो गए थे मेरे विचार, कि मुझे सरप्राइज देने की उनकी गुपचुप तैयारी में मुझे उनका आपत्तिजनक प्रेमालाप नजर आया। बहुत प्रयास किया कि अपने आप को संभाल लूं, पर रो ही पड़ी। जल्दी ही आंसुओं ने मन का सारा मैल धो डाला था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।